नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की लाइव क्लास में बात करेंगे हम जो हिंदी भाषा के भाषा शिक्षण के सिद्धांत से बात करेंगे, और इसमें बात करेंगे मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात और विश्लेषण से संश्लेषण के अलावा कई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है इसमें, इन तीनों के अलावा। तो चलिए देखते हैं आज आपकी बौद्धिक क्षमता कहाँ तक काम करती है इन 20 प्रश्नों में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। लेकिन पहला प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले मैं तो कुछ भूल रहा हूँ कि 20 प्रश्नों के सीरीज में आप लोगों का टारगेट 18 से 17 प्रश्नों का रहेगा। ठीक है, 18 से 17 प्रश्न प्लस आप लोगों को करना है। ज़्यादा तक आप लोग यही ध्यान दीजिएगा कि 18 से ऊपर हो। और जिन भाइयों ने अभी तक, हमारे भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट करना न भूलें। सभी लोग कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि असत्य कौन सा है। यहाँ पे निगेटिव वर्ड खोजना है इसमें से, तो चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। एक ठो निगेटिव मिल गया आप लोगों को पहले ही। अब देखते हैं तीनों में नेगेटिव शब्द मिलते हैं या फिर नहीं। कह रहा है कि भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है कि भाषा सामाजिक अस्थिरता का साधन है, और चौथा कह रहा है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, तो इस आधार पे आप लोगों ने पता लगा ही लिया होगा कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन निगेटिव है। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा या फिर चौथा। तो सभी लोगों का आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखिए नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे पहले ही प्रश्न पे, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, जो मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद का जो केंद्र होता है वो भाषा के माध्यम से होता है। अपने वाणियों को एक दूसरे से परस्पर जो है संप्रेषण के माध्यम से बोलचाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा करा है ज्ञानार्जन का साधन है। ठीक है, आप किसी भी भाषा को देख के अपने उसको जान सकते हैं। ठीक है, उसके ज्ञान को जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तीसरा करा है भाषा सामाजिक अस्थिरता, यानी समाज में रखिए आप दूसरे के जो गतिविधियां हो रही हैं उसके माध्यम से, परस्पर सहयोग के माध्यम से समाज में गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे भाषा के माध्यम से आप किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं तो अपने भाषा जो आपकी भाषा है उसके माध्यम से आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इस आधार पे ये भी सही हुआ। और यहाँ भाषा नियमबद्ध, यानी नियमन से यहाँ पे तात्पर्य है कि व्याकरण ही है। ठीक है, तो व्याकरण के आधार पर ही भाषा शिक्षण भाषा का संदर्भ प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है भाषा शिक्षण है। भाषा शिक्षण क्या है, अब आप लोग बताइए। कि पहला कह रहा है कि भाषा यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीख रहा है। ठीक है, सीखता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह जानना कि बच्चे जो होते हैं ये पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए इनको। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि एक और दो दोनों, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो है, इस आधार पर हमारा चौथा गलत हो गया। अब बचा कौन, 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कह रहा है कि भाषा शिक्षण की बात कर रहा है। तो भाषा शिक्षण के द्वारा आप पढ़ना सीखना लिखना जान सकते हैं, सिखा तक सकते हैं। ठीक है, यानी भाषा नहीं रहेगी तो आप बच्चों को सिखा नहीं सकते, यानी इशारों के माध्यम से आप बच्चों को नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा कह रहा है पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से आप जो है बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखा सकते हैं। ठीक है, बोल चाल के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इस आधार पे हमारा दूसरा 1 और 2 सही होगा। इस आधार पे तीसरा हमारा सही होगा दूसरे का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे बात कर रहा है कि भाषा शिक्षण आवश्यक है। भाषा शिक्षण किस लिए आवश्यक है। अगर भाषा शिक्षक की बात कर रहे हैं हम तो किस लिए आवश्यक है भाषा शिक्षण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि भाषाई कौशल से परिचित कराने के लिए, दूसरा कह रहा है भाषा की बच्चों को कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा कह रहा है कि सृजनात्मक विकास करने के लिए। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा तीसरे का हमारा। आशा करते हैं तीसरे का आंसर सभी लोगों का सही होगा। अभी तक सही करते आए हैं तो इसके भी आंसर सही करते आइए। ठीक है, तो चलिए बताइए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या फिर चौथा सही है। तो इस आधार पे तीसरे का हमारा सही होगा चौथा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाषा कौशल से परिचित कराना, यानी भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं उससे परिचित कराना बच्चों को। ठीक है, अगर शिक्षण विधियाँ नहीं जानेंगे, व्याकरण नियमबद्ध नहीं जानेंगे बालक, तो सिर्फ उनमें बोलने की शक्ति विकसित हो सकती है। ठीक है, लेकिन भाषा को जानने की जो विधियाँ हैं उसे भाषा शिक्षण के माध्यम
माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है कल्पनाशीलता। ठीक है, बालक अगर भाषा को जानता है तो किसी वस्तु को देखेगा, उसको परखेगा और कल्पना करेगा। ठीक है, और अपने अपने भाषाई परिवेश में उसको ढाल सकता है, यानी अपनी अपने भाषा में व्यक्त कर सकता है। इस आधार पे ये भी हमारा सही हुआ। और सृजनात्मक से तात्पर्य हुआ खोज से। ठीक है, बालक जो होता है अगर भाषा को जानता है तो नई नई जो क्रिएटिविटी होती है उसको खोज सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दूसरे, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका और भारत में जो संबंध है इसके जो वैज्ञानिक है परस्पर किस सहयोग से बात करते हैं, एक भाषा के माध्यम से ही तो बात करते हैं। इनका जो जो बीच की भाषा इनकी है अंग्रेजी की है। ठीक है, तो अंग्रेजी अधिकतर भारतीय जानते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो होते हैं अंग्रेजी जानते हैं। अगर अंग्रेजी को जानते हैं तो उस अंग्रेजी के माध्यम से ये अपनी हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करके उस नियम को, उस वस्तु को या फिर जो खोज रहे हैं उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आधार पे हमारा चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? चौथा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? पहला कह रहा है कि वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास करना। दूसरा कह रहा है कि केवल, यहाँ पे देखिए टाइप करने में गलत हो गई है, यहाँ पे होगा आपका पठन होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइप करने में हो जाती है गलतियाँ, उसके लिए सॉरी कहते हैं। केवल पठन कौशल का विकास करना, यहाँ पे पढ़ने से ही बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा देखिए कह रहा है पाठ्य पुस्तक से इतर से जो तात्पर्य है अलग। ठीक है, अलग। ठीक है, अब देखिए पाठ्य पुस्तकों से अलग पुस्तकों को पढ़ाने की क्षमता विकास करना, यानी इतर यानी अलग पुस्तकों को पढ़ाने की क्षमता। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 1 और 3 दोनों। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाषा है इसका शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, अब देखिए आप लोगों को एक तरीका बता सकते हैं। भाषा जो होता है सिर्फ पढ़ने की विकास करने की नहीं होता है। ये भाषा के द्वारा बालक अलग अलग क्रियाएं कर सकते हैं, पढ़ने के अलावा बोलना भी जानते हैं और अपने वाणियों को दूसरे के समझ प्रस्तुत करना भी जानते हैं। इस आधार पे हमारा तीसरा गलत हो गया। ठीक है, तो चौथे का हमारा आंसर होगा चौथा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लोगों का सही आया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला हमारा। कह रहा है कि जो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर नेगेटिव की बात किया। अगर प्रश्नों को पढ़ते समय आप नेगेटिव और पॉजिटिव प्रश्नों को देख लिया करिए। ठीक है, तभी आप प्रश्नों को छांट सकते हैं। ठीक है, छांटने का तरीका यही है कि वो प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपको सकारात्मक सोच के साथ पूछ रहा है तो आपको सकारात्मक उसमें से ढूंढना होगा। पहले आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते समय अगर सकारात्मक प्रश्नों को पूछ रहा है तो आप निगेटिव शब्दों को खोजिए। ठीक है, कौन सा निगेटिव शब्द है उसमें। अगर आप निगेटिव शब्द को खोज लेंगे तो आपके समस्त जो सकारात्मक प्रश्न बचेंगे वही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहा है यहाँ पे भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश का उपलब्ध कराना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कह रहा है कि भाषागत शुद्धता के प्रति अधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, और चौथा कह रहा है कि समृद्ध भाषाई परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं पांचवें का आंसर कितने लोगों का सही होता है। कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए अब बात कर रहा है यहाँ पे निगेटिव की। तो अब जल्दी से आप लोग पॉजिटिव यानी जो सही प्रश्न है उनको ढूंढिए, सकारात्मक प्रश्नों को ढूंढिए। अब देखिए कह रहा है कि भाषा शिक्षण का समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना, ये तो आपका सही हो गया है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था यानी नियमबद्ध व्यवस्था है कि व्याकरण से। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बता दिया प्रश्नों में अगर कहीं भी भाषा शिक्षण में नियमबद्ध आ गया तो आप व्याकरण से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए व्याकरण दिया भी है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पे बच्चे स्वयं से नियमों का निर्माण करते हैं। आप लोगों को पहले ही बता दिया सृजनात्मक में कि बालक जो होता है भाषा के माध्यम से जो होता है नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते। अब देखिए यहाँ पे कठोर शब्द दे दिया। ठीक है, निगेटिव शब्द आ गया कठोर। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो यही हमारा तीसरा पांचवें का सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा तो हमको लगता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा, इसको छोड़िएगा मत। और जिन अभी से भाई बहन जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है यहाँ जुड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लाइव आएँ आप लोगों के समझ से एक बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही लाइव आएँ तो आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन का मैसेज चला जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर देखिए नेगेटिव का शब्द आ गया। ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है यहाँ पे छठे का पहला कह रहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है भाषा और भाषा अर्जन में अंतर होता है। ठीक है, अधिगम में अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भाषा शिक्षण के केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जोर दे रहा है सिर्फ एक ही प्रश्नों पे। ठीक है,
छठे पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ बल देने की बात कर रहा है नेगेटिव, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का आयान अध्ययन सहायक होता है, यानी भाषा सीखने में हर विषय का समायोजन एक योगदान होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे चौथा कह रहा है समृद्ध जो भाग है परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, यानी वह भाग जो यहाँ पे भाग से परिवेश से तात्पर्य है वातावरण, जो शिक्षा का जो कक्षा का माहौल है, वातावरण है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो अब देखिए आपका पहला भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया, चौथा भी सही होगा, बचा कौन? आपका दूसरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव बात कर रहा है कि अशुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाए। अगर आप बालकों की अशुद्धता पर ही बल देंगे अधिक, तो बालक जो होता है उन्हीं शब्दों में उजल कर रह जाएगा। ठीक है, अगर वो त्रुटियां कर रहा है तो उसे समझाइए। ठीक है, इसके कारण इससे क्या होता है, बालक जो होते हैं त्रुटियां, उनको प्रश्नों को रोचक बनाइए ताकि बालक जो होता है रुचि ढंग तरीके से पढ़ सके। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा छठे का दूसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सातवें प्रश्न की ओर देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न तो बहुत ही मजेदार है, सभी प्रश्नों से अच्छे हैं। देखिए इनमें से प्राथमिक स्तर की बात कर दिया है। प्राथमिक स्तर की अगर जब भी बात किया जाए तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक, बाल्यावस्था की बात कर रहा है। ठीक है, अगर प्राथमिक स्तर की बात करेगा तो आप इन्हीं दोनों के बीच में परस्पर आप लोग ये तर्क लगाइएगा। ठीक है, जब भी प्राथमिक स्तर की बात करे प्रश्न में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर या तो वो शैशवावस्था की बात कर रहा है या तो बाल्यावस्था की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पे फिर नेगेटिव शब्द आ गया, फिर आप लोगों को पॉजिटिव शब्द खोजना है इसमें से। ठीक है, आप लोगों को ट्रिक बता दिया है कि अगर नेगेटिव पूछे तो पॉजिटिव शब्द को खोजिए। ठीक है, ठीक है, सही शब्दों को खोजिए। अगर सही शब्द पूछ रहा है तो आप लोग गलत शब्दों को खोजिए, अगर गलत शब्द खोज लेंगे तो सही शब्द वैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला ये कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों से सही अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने का कुशलता विकास करना। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, और चौथा कह रहा है कि मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो सातवें का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कि आंसर होगा क्या। अब आप लोग जल्दी से इसका सकारात्मक खोजिए, यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो सकारात्मक सोच के साथ आप खोजिए कि कौन सा प्रश्न सही है। अगर सही प्रश्नों को आप लोगों ने छाट लिया तो नेगेटिव शब्द आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर सही पूछ रहा है तो नेगेटिव शब्द को खोजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। अब देखिए पहला आंसर अपना दे दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सातवें का आंसर कौन होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर जो होगा हमारा सातवें का आंसर होगा तीसरा। ठीक है, अब देखिए अब कैसे तीसरा हुआ ये देख लीजिए। कह रहा है कि शब्दों में सही अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में, अगर संदर्भ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी शब्द पढ़ रहे हैं तो उसका ज्ञान होना आप लोगों को जरूरी है, उसका अर्थ ज्ञान ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो इस आधार पे हमारा पहला सही हुआ। ठीक है, अब देखिए विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में बात व्यक्त करने का कुशलता, सही बात है। अगर आप पर्यावरण में यानी अपने परिवेश में हैं, वहाँ पे कैसे बात आपको करना है उस अनुसार आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब विद्यालय में है तो उठने बैठने और बोलचाल की भाषा अलग होती है। ठीक है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पर ही आप लोगों की भाषा जो होती है अलग होती है, उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक है, कुशलता होनी चाहिए। तो इस आधार पे हमारा दूसरा भी सही हुआ। अब देखिए मानवीय मूल्यों का विकास, मानवीय मूल्यों के विकास से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आप जो है आपकी जो भाषाई विकास है, चाहे अंग्रेजी हो, उर्दू हो या फिर हिंदी हो, हिंदी तो सभी लोगों को पता है हिंदी है, या फिर कन्नड़ है या फिर मलयालम है, उन भाषाओं में आप लोगों का दक्षता होना अनिवार्य है। कि अगर आप से कोई अगर आप मलयालम से हैं तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि जो तमिल भाषा, मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि तमिल भाषा में कोई शब्द पूछ दिया जाए आपसे कि नीर, जो तमिल भाषा में नीर का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत आधा संस्कृत की जो होती है प्रयोग किया जाता है, अगर नीर पूछ दिया जाए तमिल भाषा में तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नीर मीन्स होता है पानी। ठीक है, जल होना चाहिए। तो यहाँ पे चौथा भी सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए अलंकारिक प्रयोग करना क्षमता भी, यहाँ पे सिर्फ एक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा सातवें का तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। देखते हैं आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण की विधियां में मुख्यतः, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मुख्यतः निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं मुख्यतः किस पे निर्भर करती है? परीक्षा पद्धति पे। दूसरा कह रहा है बच्चों का स्तर आयु प्रकरण पे। तीसरा कह रहा है समय अवधि पे। चौथा कह रहा है लक्ष्य भाषा पे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर भाषा सिखाई जा रही है तो आप याद रखिएगा कि ये किसी को सिखाई जा रही है, यानी कोई तो है उसको भाषा शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखाया जाता है ना।
तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे किसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसी की बात अगर कर रहा है तो 8वें का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे या फिर चौथे पे। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा 8वें का। तो 8वें का आंसर होगा हमारा दूसरा। एकदम सही आप लोग जा रहे हैं, 8वें का दूसरा होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण विधियाँ, अगर विधियाँ प्रयोग करेगा, निर्भर करता है तो कोई बालक होगा, बालक होगा तो उसकी आयु होगी, यानी वो किस स्तर का बालक है, यानी किसी भी प्रयोग किया जाएगा विधियाँ, शिक्षण विधियाँ जो हैं, परीक्षा स्थिति, अगर बालक ही नहीं रहेगा तो परीक्षा पद्धति आप कैसे निर्भर कर सकते हैं। समय अवधि, फिर वही बात हुई कि बालक रहेगा तो तभी तो निर्धारित करेंगे लक्ष्य, भाषा का लक्ष्य, कोई सीखने वाला रहेगा तभी तो लक्ष्य होगा। तो अब देखिए बच्चों के स्तर, यानी बच्चे का कौन सा स्तर है, आयु प्रकरण, उसके आधार पे जो होता है भाषा शिक्षण की विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सिद्धांत नियम है। कौन सा नियम है कि भाषा शिक्षण पढ़ाते समय बच्चों में आप किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। पहला कह रहा है आवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है कि अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है आगमन और निगमन का, चौथा कह रहा है कि अनुबंधन का सिद्धांत। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। 9वें का आंसर क्या होगा। पहले पे जा रहे हैं आप लोग, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो जल्दी से बताइए 9वें का आंसर हमारा क्या होगा। तो 9वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। देखिए आगमन विधि का और निगमन विधि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगमन निगमन विधि के बारे में थोड़ा सा जान लें तो उचित होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आगमन विधि होता क्या है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करते समय उदाहरण देकर, ठीक है। नियम आगमन में से होता है उदाहरण, ठीक है। आगमन में से जो होता है उदाहरण होता है। आप लोगों को कई बार बता दिया गया है कि आगमन में से उदाहरण होता है, नियम में से होता है, निगमन में से होता है नियम, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो उदाहरण जो होता है, ये जो होता है प्राथमिक स्तर पे बालकों को पहले बताया जाता है, उदाहरण के माध्यम से नियम को बताया जाता है। लेकिन जो उच्च स्तर में बालक आते हैं उनको नियम के द्वारा उदाहरण को बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, तीसरा कह रहा है सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति करने को लिए कहता है, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई तो है यहाँ पे। देखिए पहले ही आप लोग ढूंढ लीजिए, पहले ही प्रश्नों को देखते ही सोच लीजिए कि पहला प्रश्न एकदम सटीक कौन गलत है या फिर कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो अब देखिए बात क्या कर रहा है हमारा। अगर चौथा गलत हो गया तो बचा हमारा 3, ठीक है। अब कह रहा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। अभिप्रेरणा की जो बात कर रहा है तो हम देखेंगे इसमें कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देना। यहाँ पे देखिए बल देने की बात कर रहा है, बस प्रोत्साहित देने की। यहाँ पे बल की बात हो गया आपको नियम से, ठीक है, नियम से। तो ये तो हमारा जो होता है यहाँ पे देखिए बल दिया है लेकिन अभिप्रेरणा की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रोत्साहन भी कर रहा है बालकों को, गलत मत करिएगा इसको, ठीक है। इसको गलत मत करिएगा। यहाँ पे प्रोत्साहन देने पे बल कर रहा है, यानी बल देने की किस पे बात कर रहा है, प्रोत्साहन पे, यानी खोज पर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहना। अभ्यास ही करता रहेगा, सिर्फ तो पढ़ेगा कब। अभ्यास भी जरूरी है लेकिन यहाँ पे अभिप्रेरणा की बात कर रहा है, यानी किसी के द्वारा सीखने की बात कर रहा है, ठीक है। और सीखी हुई बातों को पुनरावृत्ति, ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया। तो हमारा बचा कौन, पहला बचा, ठीक है। तो पहला हमारा सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विद्यार्थियों की भाषा उनके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यानी विद्यार्थियों की भाषा जो होती है उनके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुबंधन का कहलाता है, अनुकरण का कहलाता है, साहचर्य का कहलाता है, या फिर जीवन समय का कहलाता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 11वें का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से 11वें के आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 11वें का आंसर अनुबंधन होगा, अनुकरण होगा, साहचर्य होगा, या फिर जीवन पर्यंत चलने वाला जीवन सम्यक का होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 11वें का। 11वें का आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताइए। 11वें का आंसर होगा अनुकरण, ठीक है। बालक जो होता है भाषा का अनुकरण करके ही सीखता है छोटी कक्षाओं में, ठीक है। जो भाषा होता है उसको उसके अनुकरण द्वारा ही बालक सीखता है, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा 11वें का जो होगा दूसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न सभी लोगों का सही हो सकता है, एक बार बस ध्यान से दीजिएगा कि ये
कह क्या रहा है, मातृभाषा शिक्षण। यहाँ पे मातृभाषा शिक्षण की बात कर रहा है, ठीक है, यानी बालकों में मातृभाषा शिक्षण का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शिक्षण की बात कर रहा है, तो पहला कह रहा है विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के व्यवधान उत्पन्न करना, ठीक है, यहाँ पे व्यवधान उत्पन्न करने की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे व्यवधान उत्पन्न करने की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है शिक्षण को सरल बनाता है, ठीक है, मातृभाषा शिक्षण जो होता है ये भाषा शिक्षण को सरल बनाता है। और तीसरा कह रहा है अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक लाता है, ठीक है। और चौथा कह रहा है शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत होता है, ठीक है। तो 12वें के आंसर आप लोग देखिए कि जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है दूसरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए व्यवधान उत्पन्न यानी बाधा उत्पन्न करने की बात कर रहा है, तो हमारा पहले ही गलत हो गया, नकारात्मक हो गया। अब देखिए बाधक यानी किस प्रकार से मातृभाषा जो होता है बालकों के सीखने में जो अध्यापक होता है सिखाने में उसके बाधक हो सकता है, ये भी नेगेटिव शब्द आप लोगों को आ गया। यहाँ पे देखिए शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत होता है, यानी उल्टा बात कर रहा है, विपरीत यानी जो सिद्धांत है उसके विपरीत, यानी सिद्धांत का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे भी निगेटिव शब्द आ गया, लेकिन बचता हमारा कौन है, दूसरा, जो मातृभाषा के द्वारा हम सरल शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालकों को सिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूसरा सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट हैं उनको जान लिया जाता है कि आखिर भाषा शिक्षण है क्या, भाषा शिक्षण का नियम है क्या, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहला है। कह रहा है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख किया है। अब सामान्य नियम कौन से हैं देख लीजिए। पहला जो आता है, हमेशा पूछा जाता है मूर्त से अमूर्त की ओर, ये होता क्या है मूर्त से अमूर्त, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अमूर्त से अमूर्त के कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख किया है। अब देखते हैं क्या क्या सामान्य नियम। पहला कह रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर। अब मूर्त क्या होता है, अमूर्त क्या होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चों का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वे अमूर्त और अवधारणाओं को समझ सके, ठीक है। ये प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर बालक नहीं समझ पा रहा है उन बातों को तो ये अमूर्त यानी प्राथमिक स्तर समझ सकता, अर्थात जब विद्यार्थियों में समझ कोई वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत की जाती है तब वे विषय के सूक्ष्म अमूर्त विचारों को नहीं समझ सकता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की बात कर रहा है। इस नियम से अभिप्राय है बालकों को जो ज्ञात होता है उसी ज्ञान पर वो नए ज्ञान की नींव रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बालक को कोई बात ज्ञात है तो उसके आधार पे ही बालक जो होता है नए ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो इस आधार पर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि यहाँ पे देखिए है, आगमन विधि से बात कर लें। आगमन और निगमन विधि क्या होता है। आगमन में से तो उदाहरण, ठीक है, और निगमन में से होता है हमारा नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करते हुए उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। देखिए अब पहले उदाहरण आया फिर नियम आया, ठीक है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक के तार्किक की ओर, ठीक है। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले उन विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे उनमें रुचि उत्पन्न हो सके, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाषा शिक्षण का अर्थ क्या होता है। भाषा शिक्षण का अर्थ का महत्व क्या होता है। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है अथवा माध्यम है जिससे इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, वह भाषा समझ के साथ प्रयोग कर सकता है। इस बात पे भाषा विकास का महत्व होता है, ठीक है। वाइगोस्की महोदय ने क्या कहा है, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा है, कह रहा है कि बालकों के भाषा सीखने के समाज परिवेश और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भाषा होता है बालक के, उसका समाज और परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भाषा होता है बाल विकास में सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति पर ध्यान रखता है शिक्षण नीति अपनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख ले रहे हैं। कह रहा है 13वां प्रश्न, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से जो सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आप लोगों को आगे ही बताया गया था कि कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर आगे अग्रसर होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। जल्दी बताइए 13वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 13वें का आंसर होगा हमारा, बताइए जल्दी से, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 13वें का। तो 13वें का आंसर होगा हमारा चौथा, ठीक है। अब देखिए ज्ञात से अज्ञात, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मूर्त यानी जो बालक, स्थूल से तात्पर्य होता है जो बालक, मूर्त यानी जानता है, ठीक है। सूक्ष्म यानी जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अमूर्त बातों से तात्पर्य इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे हमारा 13वें का चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपने 14वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उसके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के लिए किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जो एक शिक्षक है, गणित का एक शिक्षक है, वो राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहता है, यानी गणित का शिक्षक होके जो है राहुल की जो वाक्य है, उसका जो अर्थ है, जो लिखा है, उसको सही करने के लिए कह रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आता है। मनोरंजन के अंतर्गत आता है, अनुकरण की, या फिर मौखिक एवं लेखक सिद्धांत की, या फिर बहुमुखी प्रयास की। तो जल्दी से बताइए 14वें के आंसर क्या होगा हमारा। 14वें के आंसर होगा हमारा, जल्दी बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो 14वें के आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, यहाँ पे बहुमुखी प्रयास से बात होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए गणित का शिक्षक है और भाषा के जो त्रुटियाँ हैं, भाषा लिखने में जो राहुल के द्वारा त्रुटियाँ हुई हैं, उससे बात कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग शिक्षा उसकी है ना गणित वाले की, लेकिन भाषा तो वही है। इस आधार पे हमारा जो होता है बहुमुखी का प्रयास होगा। ठीक है, यानी सभी प्रश्नों को सही करते हुए चलें। ठीक है, 15वां प्रश्न की ओर चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या करा है। 15वां प्रश्न ये करा है कि कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत है। जो कविता है पाठ्य पुस्तक में, उसको करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला करा है जीवन समन्वय का सिद्धांत, दूसरा करा है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, तीसरा करा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यहाँ पे सिद्धांत होगा सिद्धांत, और चौथा करा है कि बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो जल्दी से बताइए 15वें के आंसर क्या होगा हमारा। आशा करते हैं सभी लोगों को पता हो गया होगा कि ये किससे संबंधित है। यहाँ पे देखिए, अगर कविता की बात कर रहा है तो बालक तथा क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा। ठीक है, यहाँ पे सिद्धांत होगा। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत होगा। ठीक है, यहाँ जीवन समन्वय से कोई अर्थ नहीं है इसका, शिक्षण सूत्र से भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन क्रिया यानी क्रिएटिविटी होगा। ठीक है, बालक जो कविता जो होता है बताता है तो उसको अर्थों को बालक सुनेगा या क्रिया करेगा। ठीक है, तभी तो उसको सीख सकता है बालक। इस आधार पे हमारा 15वें का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है। कह रहा है प्रारंभ में। ठीक है, यानी जो शुरुआती कक्षा होता है बालक का, उसमें भाषा का जो बालक भाषा सीखता है किसके द्वारा सीखता है। पहला कह रहा है कि बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, दूसरा कह रहा है मनोरंजन के सिद्धांत पर, तीसरा कह रहा है अनुकरण के सिद्धांत पर, चौथा कह रहा है अभ्यास के सिद्धांत पर। तो 16वें के आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि बालक जो होता है प्राथमिक स्तर पर भाषा किसके अनुसार सीखता है। पहले के द्वारा सीखता है, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। तो आप लोग देखिए कि जान गए होते हैं कि बालक जो होता है प्राथमिक से बाल्यावस्था तक, जो शैशवा से बाल्यावस्था तक होती है, बालक जो होता है अनुकरण करके सीखता है। तो इस आधार पे हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, बालक जो होता है प्राथमिक स्तर पे अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि, कह रहा है कि भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है क्या है। मातृभाषा को मध्यम नहीं बनाती है, और दूसरा कह रहा है मातृभाषा की उपेक्षा करती है, तीसरा कह रहा है कि मातृभाषा को मध्यस्थ करती है, और चौथा कह रहा है कि लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। यानी जो भाषा का बालक की भाषा का जो लक्ष्य है वही उसको सिद्ध करती है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है मातृभाषा का मध्यस्थ करती है, यानी दोनों को जोड़ती है। ठीक है, अब मातृभाषा की उपेक्षा करती है, उनकी बुराई करती है। और यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि भाषा के मध्यस्थ नहीं करती, यानी दोनों में जोड़ती नहीं है। भाषा जो है भाषा विकास और मातृभाषा एक दूसरे को जोड़ती नहीं है। तो इस आधार पे आप लोग बता सकते हैं कि 17वें के आंसर क्या होगा। तो 17वें के आंसर होगा हमारा तीसरा, जो होती है मध्यस्थ स्थापित करती है, यानी जो विद्यालय में भाषा पढ़ाई जाती है, जो घर पर पढ़ाई जाती है, उन दोनों से जोड़ के बालक को शिक्षा दी जाती है। तो इस आधार पर हमारा 17वें का तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां हमारा क्या कह रहा है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18वां प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे प्रभावी होगी। यानी जो भाषा पढ़ाने की जो कक्षा है, कक्षा शिक्षण में सबसे युक्ति प्रभावी कौन सी होगी, कौन सी भाषा शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होगी। पहला कह रहा है उचित गति प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, दूसरा कह रहा है शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल देना, तीसरा कह रहा है कि बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषयों का प्रसंग करना, चर्चा करना, और तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है कि दूसरों के हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है चौथा कह रहा है कि दूसरों के हस्तलिखित सामग्री, पत्र पढ़वाना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 18वें का। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर सभी लोगों का समान होना चाहिए, और अभी रहा है इसका आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है 19वां प्रश्न हमारा। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण 19वां प्रश्न है। देखते हैं क्या कह रहा है 19वां प्रश्न।
19वां प्रश्न ये कह रहा है कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास की किस प्रकार सहायक है। जो कहानियाँ होती है बच्चों में, प्राथमिक स्तर के बालकों में कहानियाँ किस प्रकार से विकास में सहायक होती है। पहला कह रहा है ये भाषिक नियम ही सिखाती है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करती है। तीसरा कह रहा है कि ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चौथा कह रहा है ये बच्चों की काल्पनिक, सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। पहले सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या फिर चौथा सही है। तो आप लोग देखते हैं, यह भाषा नियम को सिखाती है, गलत है हमारा। जो कहानियाँ होता है भाषा नियम को नहीं सिखाती है बच्चों को खाली समय में, ये भी गलत हो गया हमारा। लेकिन ये देखिए, ये पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण अंग है। बालक का जो पाठ्य पुस्तक का कहानी जो होता है अंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए कल्पनाशीलता, यानी बालक को अगर हम कहानी सुना रहे हैं तो कल्पनाओं में डूब जाते हैं। ठीक है, अगर राजा रानी की कहानियाँ सुनाई जा रही है तो बालक सोचता है कि मैं ही राजा हूँ। अगर योद्धा की बात सुनाई जाती है तो सोचता है कि मैं ही योद्धा हूँ। अगर शक्तिमान की कहानियाँ सुनाई जा रही है तो बालक सोचता है कि मैं शक्तिमान हूँ, उड़ सकता हूँ, यानी कल्पना द्वारा वो कर सकता है। सृजनात्मक, यानी कहानी के द्वारा अगर आप बता रहे हैं, अच्छी कहानियाँ दे रहे हैं कि उन्होंने ये प्रयोग किया था तो ये हुआ था, तो बालक भी उस प्रयोग करेगा। अगर आप खिलौने बना रहे हैं तो खिलौने बनाने की कहानी सुना रहे हैं तो बालक घर पर जाके खिलौना बनाएगा और चिंतन करेगा। तो इस आधार पर हमारा 19वें का चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो 20वें प्रश्न की ओर। जो 20वां प्रश्न है ये आप ही लोगों के लिए रखा गया है। देखते हैं कितने लोगों का सही होगा। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। कह रहा है कि गणित जो है, विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, ये सभी की भाषा जो है सिर्फ भाषा एक ही है। ठीक है, कक्षाएं एक ही भाषा से कक्षाएं। ठीक है, ये कथन सबसे कमजोर कथन कौन सा है। इसमें कह रहा है कि पहला कह रहा है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न विषयों की अवधारणा और समझ की अभिव्यक्ति भी विशेष में नहीं होती। तीसरा कह रहा है कि विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा से विशेष बनती है। और चौथा कह रहा है कि विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन कार्य करती है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो गणित भाषा है, विज्ञान भाषा है, सामाजिक विज्ञान की भाषा है, इसकी कक्षाएं एक ही हैं। तो इस कथन पे सबसे कमजोर तर्क कौन सा है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही या फिर चौथा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 20वें का आंसर कौन सा सही है। और जिन भाइयों बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, अब भाई बहनों का सहयोग जिस प्रकार से मिल रहा है हमें अधिक उत्साह हो रहा है। ठीक है, और अच्छे से प्रश्न आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि जो सीटेट का जो पेपर होने वाला है, सीटेट, एमटेट, एसटेट, उसमें आप लोगों को प्रश्न फंस सकें। ठीक है, अधिक से अधिक प्रश्न फंस सकें। तो आप लोगों को उत्तर नीचे दिए गए हैं, याद रखिएगा। आप लोगों को आज के प्रश्न कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आज के प्रश्न कैसे लगे। और जिन भाइयों बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। कल के प्रैक्टिस सेट के लिए, लाइव क्लास के लिए।